तो कहाँ से मुद्दा जी? सर मैं अम्बाला से हूँ। अम्बाला से। सोशियोलॉजी आपका विषय? सर पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। ओके। आप मुझे बताइए कि पॉलिटिकल साइंस जो है इसके फाउंडर फादर कौन माने जाते हैं? सर पॉलिटिकल साइंस के फादर अरस्तु को माना जाता है, अरिस्टोटल। एक दो उनकी आपका रचनाएं बता सकते हैं आप मुझे, कोई वर्क उनका? सर रिपब्लिक का शायद, सर वो मेरे को पता नहीं। पता नहीं। प्लेटो के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा, रिपब्लिक के बारे में। प्लेटो की थी सर रिपब्लिक। अच्छा मुझे ये बताइए वो कि सर अरिस्टोटल के जो विचार हैं आपका डेमोक्रेसी को लेकर के, वो क्या है? सर अरिस्टोटल जो आदर्शवादी विचारधारा के दार्शनिक थे, वो आदर्श को ज्यादा महत्व देते थे। अच्छा, और कैसा चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मतलब चाहिए पे ज्यादा। क्या वो बायस्ड भी थे? पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे वो? सॉरी सर? क्या वो किसी बायसनेस का शिकार थे, किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे? कोई बायसनेस थी उनकी सोसाइटी को हाँ जी लेकर के? सर। क्या थी बताइए। अरस्तु की सर। जी। सॉरी सर, वो प्लेटो की आ रही थी मेरे ध्यान। अच्छा। अरस्तु कहते हैं ना कि जो आपका यूनानी है वो दास नहीं हो सकते, बाकी लोग दास हो सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपका सोशलिज्म के बारे में और समाजवाद और मार्क्सवाद के बारे में तो आपने सुना ही होगा। हाँ जी सर। समाजवाद और मार्क्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, समाजवाद और मार्क्सवाद में? समाजवाद में सर समाज पूरी मतलब जो पूरे देश के या राज्य के नागरिक होते हैं उनका सबका विकास चाहता है, समाज का ये वो होता है। और मार्क्सवाद में सर मार्क्सवाद का भी थोड़ी ऐसी ही विचारधारा है, वो भी विकास चाहता है, लेकिन वो मतलब किसी पूंजीपतियों से धन को इकट्ठा करके और सब में बराबर बांटने का होता है। अच्छा, ये नहीं कहते हैं कि समाजवादी नहीं कहते ये बातें, समानता की बात नहीं करते समाजवादी? हाँ जी सर, समाजवादी भी करते हैं, दोनों तभी उनकी थोड़ी सी मिली है सर। लेकिन वो ये नहीं कहते कि मतलब दूसरों से या बड़े आप जैसे ग्रुप से लेके और सब में बांट। अच्छा, गांधीवाद जो है आपका, उसकी आलोचना की जाती है मार्क्सवादियों द्वारा। एक दो पॉइंट बताएंगे आप मुझे जहां गांधीवाद की आलोचना करता है मार्क्सवाद? गांधीवाद की सर, गांधीवाद जो है वो भी आदर्शों पे ज्यादा सर जो कहते हैं गांधीवादी के द्वारा, इसलिए मार्क्सवाद आदर्शों को नहीं मानता, वो व्यवहार या व्यवहारवाद पे ज्यादा रियलिज्म। तो गांधी जी कहाँ आदर्शवादी? गांधी जी तो बहुत बड़े व्यवहारवादी हैं। सत्य की बातचीत करते हैं, व्यवहार है। अहिंसा की बातचीत करते हैं, वो व्यवहार में लेके आते हैं। ट्रस्टीशिप की बातचीत करते हैं, आज CSR उसी का रूप है, वो व्यवहार की बातचीत हो रही है। सत्याग्रह की बातचीत करते हैं, उन्होंने वो व्यवहार में ला करके दिखाया। सर्वोदय की बातचीत करते हैं तो उन्होंने वो ला करके दिखाया। राम राज्य की कल्पना थी, वो बातचीत करते हैं उसके ऊपर कि सबको काम मिलना चाहिए। वो तो बहुत सारे यथार्थवादी है। आज पूरा संसार ये बात मान भी गया है कि हम गांधी जी के रास्ते पर चलेंगे तो ही आपका जो है हम सफल हो पाएंगे। प्रकृति है उसके बारे में गांधी जी भी विचार यथार्थवादी हैं। तो गांधी जी तो यथार्थवादी हैं, व्यवहारवादी हैं, आदर्शवादी तो नहीं नजर आते बहुत जगह। नहीं सर, वो आदर्शों की भी बातें करते हैं, जैसे अहिंसा आदर्शवाद थोड़ा ही है। अहिंसा आदर्शवाद नहीं है, वो यथार्थवाद है। वो डंडे खा रहे हैं और उन्होंने उस चीज को परिवर्तित किया है। मैं बात में ये भी कह रहा हूँ, अंग्रेजों के हृदय को परिवर्तित किया है। अंग्रेजों से अपनी मांग मनवाने में वो काफी हद तक सफल रहे हैं। नमक आंदोलन की बात हो तो नमक की मांग की थी, उसको सक्सेस रूप से किया। भारत छोड़ो की बातचीत आती तो अंग्रेजों की पूरी नींव हिल गई, उसके 5 साल बाद अंग्रेज भाग गए। तो वो तो यथार्थवादी नजर आते हैं।
अच्छा मुझे बताइए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि गांधी जी केवल धूल उड़ाते हैं, लेवल नहीं उठाते, स्तर नहीं उठाते, केवल धूल उठाते हैं, धूल उड़ाते हैं, लेवल को नहीं उठाते। ये क्या मतलब कहना चाह रहे हैं आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी? सॉरी सर, ये तो मैंने कभी नहीं सुनी। कभी नहीं सुनी, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए कि गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में आपको कुछ बेसिक डिफरेंस नजर आएगा। गांधी जी की खूब आलोचना करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हाँ तो जी। वो कोई पॉइंट है आपके माइंड में कि वो किन किन बिंदुओं पर उनकी आलोचना करते हैं? एक दो पॉइंट आप मुझे बताएंगे? सर ठीक है। अच्छा आप मुझे बता सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है, आपका किसकी पुस्तक है? हाँ जी सर। फर्स्ट वॉर फर्स्ट, ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये हाँ जी, किसकी पुस्तक जो है मैम? 1857 में। जी जी, किसकी पुस्तक है ये? मतलब आज़ादी की पहली लड़ाई कह रहे हैं ये 1857 को, ये कौन से महान विचारक हैं जो ये कह रहे हैं? बाल गंगाधर तिलक। नहीं, ये आपका सावरकर जी। अच्छा मुझे वीडी सावरकर जी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो आपका हिंदुज्म की बातचीत करते हैं, हिंदुत्व की बातचीत करते हैं। क्या है हिंदुत्व? क्या सबको हिंदू बनाने की बातचीत की जा रही है, या हिंदू राष्ट्र बनाने की बातचीत की जा रही है? क्या है इसका अर्थ? नहीं सर, उनका मतलब ये नहीं था कि सबको हिंदू बनना चाहिए, लेकिन उनका ये था कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो मतलब वो हिंदुस्तान है, ये सबके लिए हिंदू, मतलब ये नाम था सर, एक इसमें स्पेसिफिक किसी जाति का वर्णन नहीं किया गया था कि ये जाति के ऊपर ही फोकस किया गया था कि हिंदू होने चाहिए। जो भी इसके जितने भी इसके नागरिक हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, चाहे वो सिख हैं, कोई भी है, लेकिन वो जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं वो हिंदू हैं। अच्छा, अशोक के धम्म में आपको वेलफेयर स्टेट की अवधारणा नजर आती है। अशोक का जो धम्म है उसमें हमें वेलफेयर स्टेट की अवधारणा नजर आती है, और वही बहुत सारी चीजें हमें कौटिल्य में भी नजर आती हैं। तो कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है, सप्तांग सिद्धांत क्या वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो व्यवहारिक है कहीं? अगर है तो कैसे? सर कौटिल्य का काम सिद्धांत क्या था कि उसमें एक राजा होना चाहिए, जैसे कि मतलब आज के टाइम में भी है, कोई ना कोई तो जो होता ही है, कोई जो प्रमुख होता है किसी भी राष्ट्र का। दूसरा सर अमात्य होना चाहिए, मतलब उसका प्रधानमंत्री वगैरह, वो भी सर है, उसके मंत्री वगैरह जो होते हैं। तीसरा सर उसकी एक नहीं वो ठीक है, आपको पता है। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ कृष्णा जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वर्तमान में वो कुछ आपका मान्यता रखता है कि कोई इम्पोर्टेंस है उस सिद्धांत की? हाँ जी सर, है सर। जैसे मतलब उसमें ये भी कहा गया है कि हमारे मित्र भी होने चाहिए, तो जैसे हम मित्रता, हम दूसरी कंट्रीज के साथ ठीक है, अपनी अच्छा अच्छा, मित्रता बना रहे हैं, बढ़िया अपने है। चाहे वो हमें मतलब अपने लाभों को ले बढ़ावा दे रहे हैं सर, तब ठीक भी है तो ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, बढ़िया है, सब ठीक है, अच्छा बता रहे। ये बताइए मैडम, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर। टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं? हाँ जी सर। टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं? टीचिंग मेथड होते हैं सर जिसके द्वारा हम टीच करते हैं, पढ़ाते हैं सर बच्चों को। जो आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस है, इसके लिए आप किस मेथड को सबसे बेहतर मानते हो? सर इसमें सबसे पहले तो मैं लेक्चर दे के ही पढ़ाना चाहूँगी सर। सबसे पहले तो मैं लेक्चर देती हूँ, मैं जैसे करती भी हूँ सर अभी अपने स्कूल में। सबसे पहले तो मैं खुद लेक्चर देती हूँ बच्चों को, फिर सर मेरा सर एक हफ्ते में एक चैप्टर पूरा होता है। मैं सबसे पहले उनको लेक्चर देती हूँ, 2 दिन 3 दिन ऐसा चलता है, फिर मैं उनसे रीड कराती हूँ 1-2 दिन, ताकि क्या बच्चों की सर जो बच्चे हैं आपके सब्जेक्ट के अंदर हम एक्टिविटी बेस्ड मेथड को यूज कर सकते हैं? हाँ जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। कभी किया है आपने?
हाँ जी सर, मैंने किया है सर। जैसे मैंने कभी न्यायालय पे मेरे को पढ़ाना होता है बच्चों को, तो मैं न्यायालय पे उनको ऐसे कि ये हमारा जो जो जजेस हैं, ये हमारे वकील हैं, ऐसे करके सर, या मैं उनको इसमें मॉडल भी दे देती हूँ सर कि आपको यानी मॉडल आपने बना के दिखाना है। रोल प्ले करा है कभी? हाँ जी सर। ठीक है, चलो ठीक है मैडम। आप ये बताइए, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप क्या राय है आपकी? होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सर राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि सर अगर इतना चाहे वो विधानसभा है चाहे वो लोकसभा है हमारी, अगर हम अपने एस्पेक्ट से लेते हैं तो उसमें अगर किसी भी वर्ग का सर वहाँ पे नहीं वो वर्ग होएगा तो उसके मतलब उसके लिए नीतियाँ अच्छी नहीं बन पाएंगी, क्योंकि उनकी भागीदारी होएगी तो तभी सर उनकी नीतियाँ उनके फेवर में बन पाती हैं सर। अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए, तो इनके अंदर महिलाओं की भागीदारी कितनी है? सर 13 विधायक जो है जीती है सर 90 में से। 90 में से 13। कोई मंत्री बना है इसमें से? महिला किसी को मंत्री बनाया बनी है है? सर। हाँ जी सर, बनी है एक महिला और परिवार कल्याण मंत्री सर। सॉरी, मेरे नाम भी उनका ध्यान नहीं है। ठीक है। एनईपी 2020 के बारे में आपकी क्या राय है? एनईपी 2020 सर अभी तक लागू नहीं हुई है। अभी ये मतलब हरियाणा में कह रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर बताइए, इसका स्ट्रक्चर बताइए आप मेरे को। इसमें जैसे पहले ये कौन सी एजुकेशन पॉलिसी है अभी, और इसका स्ट्रक्चर बताइए। ये सर तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है, इससे पहले 2 और आ चुकी है इंडिया में। ठीक है, जो सेकंड और थर्ड है इसमें क्या अंतर है अभी? सर इसमें चेंज किया गया है, इसमें काफी चेंज किए गए हैं। सेकंड से जो 1986 में थी सर, उससे स्ट्रक्चर चेंज किया गया है। जैसे उस टाइम सर क्या होता था, 10+2+3 का फॉर्मूला था। अब सर 5+3+3+4 का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे 4 है, वो किसके लिए यूज किया गया है? क्या होगा 4 से? वो 4 सर वो है 9th 10th 11th 12th। 9th 10th, ठीक है। 11th 9 to 12 है सर। लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है अभी? हाँ जी सर, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लॉ मिनिस्टर सर। हाँ, सॉरी सर, ये स्किप हो गया, मेरे को पता है लेकिन अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। अर्जुन राम मेघवाल। पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? संसदीय कार्य मंत्रालय। तो सर मेघवाल जी। मैंने में पढ़े हुए हैं सर। मेघवाल जी। हरियाणा में जो संसदीय कार्यभार देख रहे हैं, ये विभाग किसके पास है? सर हरियाणा में मैंने में लिखी है कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, और फिनांस मिनिस्टर तो जैसे वो तो हमारे सीएम साहब के पास ही हैं सर। मैं एक बार देख लूंगी। जरूर देखिएगा इस पे। आप ये बताइए, एक चीज बताइए मैडम, हरियाणा के इतिहास के बारे में बताइए आप। सर हरियाणा जो है, हरियाणा पहले पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। ये 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुआ है। कब बना था हरियाणा पंजाब का हिस्सा? मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपसे। कब बना था पंजाब का हिस्सा? कब बना था हरियाणा? सॉरी सर, ये तो मेरे को अच्छा, ध्यान नहीं है। तो मैंने पढ़ा हुआ है सर। राजस्थान क्रांति के बाद। आप ये बताइए, जैसे क्या रीजन था कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को पंजाब से अलग एक स्टेट बना दिया गया? सर ये मतलब लोगों को उस टाइम जो हिंदी भाषी थे वो कहते थे कि हमें हरियाणा हिंदी भाषियों को अलग चाहिए और पंजाबियों को अलग कर दो, इस तरह करके उन्होंने मांग की थी सर इसलिए। अच्छा, आप मुझे बताइए कि पॉलिटिकल साइंस में आप कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ते हैं, हाँ जी सर। संविधान पढ़ते हैं। प्रियम्बल में जो है आपका मूल प्रियम्बल में आपका जो वर्ड थे उसमें एक नया वर्ड जोड़ा गया, सोशलिज्म। हाँ जी सर। ये आपका किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और क्या भारत इससे पहले समाजवादी नहीं था? सर ये
सिद्धांत संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था समाजवाद। उस टाइम 3 वर्ड जोड़े गए थे सर। ठीक है। अच्छा मुझे ये भी बताइए कि क्या भारत इससे पहले समाजवादी नहीं था? सर भारत समाजवादी तो था, लेकिन एक वो नाम बताइए संविधान कौन थे समाजवादी हमारे जो है आपका आरंभिक समाजवादी कौन थे भारत में? सॉरी सर, भारत में आरंभिक समाजवादी सबसे पहले समाजवादी कौन थे? महाराजा अग्रसेन। महाराजा अग्रसेन। अच्छा मुझे बताइए कि धर्मनिरपेक्षता को लेकर के काफी विवाद रहता है कि हमने सेकुलरिज्म वर्ड जोड़ रखा है और इसके बाद हम सेकुलर हो गए। क्या सेकुलरिज्म वर्ड से पहले हम सेकुलर नहीं थे? नहीं सर, सेकुलरिज्म वर्ड जोड़ने से पहले भी, उससे पहले भी हम सेकुलर थे, क्योंकि उस टाइम भी इसमें हर धर्म के लोग रहते थे सर। भारत में सेकुलर तो हम थे, लेकिन वो इस वजह से बना दिया गया होगा कि जैसे मतलब कि कोई भेदभाव ना आगे अब ना कर सके, अब एक अखंड भारत बन गया। क्या पहले भेदभाव होता था? पहले तो सर अंग्रेजों ने ही नहीं, भारत की आज़ादी के बाद से ये मैं बात कर रहा हूँ, जब संविधान बनाया गया तो क्या आज़ादी के बाद से ऐसा भेदभाव होता था धर्म के नाम पर कि ये वर्ड जोड़ने की आवश्यकता पड़ गई? सब भेदभाव तो कुछ नहीं होता। भेदभाव नहीं। चलो मैडम ये बताइए, जैसे आपने कोविड का दौर देखा, हाँ जी सर। कोविड के बाद आप क्या मानते हो, आपके अनुसार एजुकेशन में क्या चेंजेस आए हैं? सर एजुकेशन में सबसे बड़ा चेंज तो उस टाइम पे भी जैसे देखा गया कि स्कूल्स वगैरह बिल्कुल बंद हो गए थे, या कोई भी हाँ चलो जो भी चला, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब क्या चेंज देखने को मिला है आपको? अब सर उसकी वजह से सर ऑनलाइन को ज़्यादा बढ़ावा हो गया। जैसे हमारी भी सर, जैसे मैं भी आप लोगों को ये मॉक इंटरव्यू दे रही हूँ ऑनलाइन, तो आप ये बताइए, आपने कभी ऑनलाइन बच्चों की कोई क्लास ली है? नहीं सर, मैं तो कोविड के टाइम में मैं नहीं पढ़ाती थी। ठीक है, अगर फ्यूचर में आपको कभी ऐसा मौका मिले कि ऑनलाइन सिचुएशन आ जाए कि आपको बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना है, तो आप कौन कौन से टूल्स का यूज करोगे? आईसीटी की नॉलेज है आपको? हाँ जी सर, इसके लिए बहुत से टूल्स बने हैं सर, जैसे अपनी ये गूगल मीट की है, जूम मीटिंग है सर, या फिर हम कोई अपना यूट्यूब के द्वारा कोई अपना चैनल क्रिएट करके कर सकते हैं। आपने यूज किया है कभी? गूगल मीट का तो सर करते रहते हैं। ठीक है। वैश्वीकरण के दौर में भारतीय संप्रभुता पर क्या असर पड़ा है? सॉरी सर, वैश्वीकरण के दौर में भारतीय संप्रभुता पर क्या प्रभाव पड़ा है? वैश्वीकरण के दौर में सर भारत की जो संप्रभुता है वो तो ऐसी चीज है, लेकिन ये है सर कि जैसे भारत ने ये निशस्त्रीकरण वगैरह का वो किया था कि निशस्त्रीकरण को अपनाया था, लेकिन अब वैश्वीकरण के कारण सर हम भी बड़े बड़े जो नहीं ये नहीं है। वैश्वीकरण के दौर में ये है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका रोल बढ़ रहा है, जैसे यूएनओ है या बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे आपका ब्रिक्स कह लो, क्वाड कह लो, ठीक है ना। इस तरह के आपको एग्जांपल देने हैं। ये नहीं है आपका या यूएनओ है, ब्रिक्स है, क्वाड है कि सर, या फिर आपका आसियान है, ये ठीक है। इस तरह के आपको एग्जांपल देने की सर इनका रोल बढ़ रहा है। हालांकि भारतीय संप्रभुता तो अक्षुण्ण है, परंतु इसके साथ साथ पैरेलली उन संस्थाओं का रोल बढ़ रहा है, और भारत जो है उन संस्थाओं के प्रभाव में आकर के बहुत सारे फैसले ऐसे ले रहा है कि जिससे उन संस्थाओं में हमारी भागीदारी और सक्रिय हो सके। हम क्या करते हैं कि बहुत सारे आपका एक तरफा एक पक्षीय छूट देते हैं, स्वीकार करते हैं ना हमारे ट्रेड वगैरह के, मतलब आपका रूल्स वगैरह। हमें क्या करना होता है कि 4 लोग मिलकर के एक समझौता कर रहे हैं तो चारों लोगों की सुननी होती है। नहीं, पहले क्या होता है, संप्रभुता का मतलब होता है कि मैं अपने ही सुनूं केवल, परंतु अब तुम 4 लोगों की सुन रहे हैं और वो चारों एक दूसरे के देश में किसी न किसी मामले को लेकर के हस्तक्षेप हो रहा होता है, वो चाहे व्यापारिक हो चाहे आपका जलवायु को लेकर के हो। तो वो चीज़ें हैं, जैसे हमने आपका हमारे देश में हम इंडस्ट्रियल विकास कर रहे हैं, तो हमने क्या किया कि संसार भर में एक आपका क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, पेरिस प्रोटोकॉल हुआ, और हमने उसको लागू कर दिया। हमने अपने आप नहीं लागू किया, हमने किसके दबाव में आकर के लागू किया? क्योटो प्रोटोकॉल या पेरिस प्रोटोकॉल को लेकर के हमने उसको लागू किया। उसका असर क्या हुआ? यूएनओ का असर था उसका।
तो यूएनओ के प्रभाव में हम फैसले लेते हैं। पहले क्या होता था कि हमारे आंतरिक और बाहरी फैसले हम अपनी मर्जी से लेते थे, अब हम संस्थाओं के दबाव में आके लेते हैं। तो अब वैश्वीकरण के दौर में संप्रभुता वैसी नहीं रही है जैसी आपका ऑस्टिन कहते हैं, जैसी होब्स कहता है, वैसी संप्रभुता अब नहीं रही है। ठीक है ना, कि राजा के आदेश ही आपका सर्वप्रमुख है, अब राजा को सुनना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। आपका सर कुछ पूछना? लास्ट क्वेश्चन बताइए मैडम आप, यदि आपकी क्लास का कोई बच्चा है आपके सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेता तो क्या करोगे? सर मैं उसको पर्सनली पहले तो समझाऊंगी कि अगर कि बेटे तेरे को क्यों समझ किया, मतलब तेरे को क्यों इंटरेस्ट नहीं बन रहा, कि तू समझ नहीं पा रहा है इसको। और सर अगर वो बोले कि सर मैम मेरे को ये समझ ही नहीं आता, मेरे को इसलिए नहीं इंटरेस्टिंग लग रहा, तो सर मैं उसको जो मेरी कोई एक्स्ट्रा क्लास होएगी, कोई मेरी खाली पीरियड होते हैं जैसे, और उसका भी बच्चे का कोई खाली पीरियड हो तो मैं उसको सर एक्स्ट्रा क्लास के लिए भेजती हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू। इनको फीडबैक बता देते हैं। हाँ बता देते। सॉरी आपने नाम क्या बताया था अपना पहले? ममता। ममता जी देखो, मेन चीज क्या है, आप थोड़ा सा इन 4 दिनों में हल्का सा बेसिक इंडियन थिंकर से हमको देखिए, मोटा मोटा सा, कि किसकी क्या बुक है, क्या कुछ है। फिर होब्स, लोक, रूसो, मोंटेस्क्यू का सेपरेशन थ्योरी है, होब्स का लेवाइथन है, स्टेट है, स्टेट का आपका ओरिजिन ऑफ स्टेट है, चाहे आपका होब्स का हो, चाहे लोक का हो, चाहे रूसो का हो, इनके बारे में जानिए। थोड़ा थोड़ा बेसिक सा सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी जरूर पूछ सकता है। फिर आपको जरूर जानना चाहिए सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, कैपिटलिज्म, इनमें डिफरेंस थोड़ा सा क्या क्या है, खासकर सोशलिज्म और मार्क्सिज्म में। फिर गांधीज्म में क्या डिफरेंस है, गांधी आपका ट्रस्टीशिप की बातचीत करते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मार्क्सवादी बिल्कुल इसके खिलाफ है प्राइवेट प्रॉपर्टी के। तो मूल डिफरेंस ये है। और थोड़ा सा आपको ये, आप बार बार वर्ड बोलते हो आदर्शवाद, यथार्थवाद, थोड़ा सा उसके बारे में भी जानिए कि आदर्शवाद क्या है, यथार्थवाद क्या है। फिर हमारे पॉलिटिकल साइंस में के बाद हम पॉलिटी पे आते हैं, फंडामेंटल राइट को जरूर जानिए। फिर हमारा कल्याणकारी राज्य है उसके बारे में जरूर जानिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन है, कल विकास सर ने बताया था क्लास में, वो जरूर जानिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, थोड़ा सा उसके बारे में जानिए। मैं ये कहूँगा कि आप 3-4 दिन जितना ज़्यादा ध्यान अपने विषय पर लगाएंगे, और हमारे जो आपके सब्जेक्ट से संबंधित मिनिस्टर हैं, आपका संसदीय मैंने पूछा, लॉ में मैंने आपसे पूछा, हरियाणा का और केंद्र का, उसके बारे में जानिए। थोड़ा सा आप सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। कॉन्फिडेंस में कोई दिक्कत नहीं है। आपने बताया था कोर्ट यूज़ करूँगी मैं, कोर्ट के माध्यम से वकील बनाऊँगी, काफ़ी अच्छा जवाब था, रोल प्ले था आपका, बहुत बढ़िया जवाब था। तो कुछ चीज़ें आपकी बहुत पॉजिटिव हैं, नेगेटिव कुछ नहीं है, पॉजिटिव बहुत अच्छा है। बट मेन चीज़ मैं ये कहूँगा कि सब्जेक्ट में जहाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा आप दूसरा लैग कर जाते हैं, थोड़ा सा कम बता पाते हैं, बताते ठीक है पर कम होता है। दूसरा आपका ये है कि हम पूछते जो हैं आपका, आप उसके आसपास की चीज़ें पहले बताना शुरू कर दी, तो डायरेक्ट आंसर पर उतरिए। आप डायरेक्ट आंसर पर नहीं उतर रहे हो। कोविड के बाद पूछा तो आपने कोविड के बारे में बताया कि कैसे कैसे पढ़ाई होती है, उसकी बजाय आप आंसर पर आप उतरते हैं, डायरेक्ट आंसर पर आइए। आप डायरेक्ट आंसर पर नहीं आ रहे हैं, तो मेरी तरफ से तो यही सुझाव कि डायरेक्ट आंसर पर और थोड़ा विषय दीजिए, सब्जेक्ट को थोड़ा सा फोकस कीजिए। मैडम आपसे अगर ये पूछा गया कि आपने ऑनलाइन, आपने बताया था कि सर मैंने पढ़ाया नहीं है कभी भी ऑनलाइन में, तो इन चीज़ों को देख लीजिए मैडम। अगर आपको कहीं पे मौका मिले दोबारा कि भाई ऑनलाइन आपको पढ़ाना पड़ सब कुछ आजकल तो स्कूलों में ऑनलाइन ही हो गया सर। ऑनलाइन होता है। वो आपसे अभी रिसेंट में पूछे गए क्वेश्चन है कि भाई ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आप कौन कौन से टूल्स का यूज करोगे, आईसीटी की नॉलेज है या नहीं है आपको, डिजिटल बोर्ड हो गया सर। हाँ, तो ये सारी चीजें देख लेना। इस पे मैं जल्दी है आज या कल एक क्लास लेके आऊंगा, ठीक है? तो मैं सारी चीजें उसमें बता दूंगा आपको। वो ज्यादा डीप में नहीं, लेकिन बेसिक चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। नहीं सर, ये तो मेरे को पता था कि मतलब क्या किस माध्यम से हम करा सकते हैं, जैसे गूगल मीट और जूम के द्वारा, या फिर हम बोर्ड कैसे चलाएंगे, डिजिटल बोर्ड वगैरह कैसे यूज करेंगे। जैसे हम स्लाइड भी बनाते हैं, स्लाइड के लिए हम कहाँ किस चीज का यूज करते हैं, स्लाइड बनाने के लिए पावर पॉइंट का यूज करते हैं, पॉइंट करते हैं सर। और भी सर जैसे डिजिटल बोर्ड तो मेरे स्कूल में है, वो हाँ, मैं यूज तो करती कई हूँ। ऐप भी है मैडम जिनके द्वारा हम और स्लाइड भी बना लेते हैं अपनी, ठीक है? ये चीज़ें मैं आपको करा दूंगा, ठीक है? और बाकी आप जो प्रॉब्लम होगी आपको कॉल करके हम और बता देंगे।
ठीक है, ठीक तो तैयारी कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैडम आपकी हम डेमो टीचिंग भी देखेंगे, तो आप या तो बोर्ड का या चार्ट का जो भी आप अरेंज कर पाओ तो वो कर लीजिए। सर कर लिया था मैंने, बोर्ड का कल ही कर लिया था, उनकी व्हाइट बोर्ड ही मिल गया था सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने आपकी डेमो टीचिंग भी देखेंगे। कल ही दे दी। ठीक है, कल ही। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है मैडम। सब्जेक्ट को थोड़ा फोकस एक कीजिएगा। रिक्वेस्ट है सर, कल ना प्लीज मेरा 4:30 के बाद कर लेना, क्योंकि मैं तो सर मैं लेट पहुंचती हूँ। आज तो मेरे पास मैसेज आया कि चलो 3 ठीक बजे है। ठीक है मैडम, हमारे सेकंडरी कैंडिडेट का टाइम हो गया, ऑनलाइन है मैडम अभी। ठीक है, ठीक है कल सर। कर लेते हैं, कल ठीक है टाइम मैडम, कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट। नमस्कार। नमस्ते। ठीक है मैडम। क्या सब्जेक्ट है सर सेकंड? क्या सब्जेक्ट है? इसका कौन सा है? अगले का अगले का पॉलिटिकल साइंस सर। सोशियोलॉजी लॉजिक आ गई, सोशियोलॉजी का 3:30 बजे है ना सर। तो 3:30 तो इसको रख लो और सर। वो सर पंजाब ने ले लिया था, वो सुरेश ने लिया था जिसके लिए मैं कह के गई थी। तो पंजाबी भी ले लो ना, हमारे पास